बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन लेके चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। तो अगर आप इस टॉपिक के नाम पे गौर करें तो मोमेंटम हम पहले चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आ रहे हैं। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। तो थोड़ा सा हम उसको पहले रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास लीनियर मोमेंटम क्या था जी। हमारे पास लीनियर मोमेंटम था द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और हमने मोमेंटम को p से डिनोट किया था। और लीनियर मोमेंटम क्या है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये प्रोडक्ट था मास एंड वेलोसिटी का। और हमने ये बात भी की थी कि इस केस में अगर कहीं पे आपने या किसी सिस्टम का ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेक करना हो तो आप सिर्फ मास को देख के मोमेंटम का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बल्कि मास के साथ साथ आपको वेलोसिटी पे भी गौर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मोमेंटम दोनों ही फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, मास पे भी करेगा और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके यूनिट की बात की थी, तो मोमेंटम का जो यूनिट आया था वो हमारे पास था मास है तो केजी मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम का यूनिट था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने इसको एक सिंपल छोटी सी लाइन में इसको डिफाइन किया था। कैसे? कि दी क्वांटिटी सेकंड पैराग्राफ में आप अगर फर्स्ट लाइन में देखें तो क्वालिटी वाली डेफिनेशन मिल जाएगी, और सेकंड लाइन देखेंगे तो क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों को याद रखते हुए अब हम एंगुलर मोमेंटम को देखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का जो सिंबल होगा वो होगा जी कैपिटल एल। हम एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, और ये भी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम प्रूव करेंगे कि ये वेक्टर क्यों है। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो मैथमेटिकल फार्मूला इसी तरह का बनता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में जो रिलेशन बनता है वो बनता है कि द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अभी हम इसका प्रूफ करेंगे, इसके डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे कि ये फार्मूला कैसे बनता है और इसका रिलेशन क्या आता है। लेकिन फिलहाल आप याद रखें, इस चीज़ से रिलेट करते हुए हमने एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर दिया। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, आप पहले बुक वाली डेफिनेशन कर लें, फिर हम आगे मज़ीद चलते हैं। तो बुक यहाँ से एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करती है? बुक कहती है जी, डेफिनेशन देखिएगा बुक वाली। बुक कहती है कि अ पार्टिकल इज सेड टू बी is said to possess an angular momentum about a reference axis if it so moves that angular position changes with respect to reference axis। ये डेफिनेशन आपकी बुक लिखती है। तो बिल्कुल ये डेफिनेशन भी ठीक है। क्या मतलब है इसका? कि एक रेफरेंस एक्सिस के अबाउट, ये हमारे पास मान लो कि एक्सिस है, ठीक, ए एंड ए डैश, ये हमारे पास एक्सिस है। इससे दूर आर डिस्टेंस पे हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है? एम, आर डिस्टेंस पे। अब ये क्या करता है? सर्कुलर पाथ में इस एक्सिस के अबाउट मूव करता है। तो इसका मतलब इसके पास जो भी मोमेंटम होगा उसे हम एंगुलर मोमेंटम का नाम देंगे। तो यही आपके पास डेफिनेशन कहती है कि जब किसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट आपका कोई पार्टिकल मूव करता है इन सर्कुलर पाथ तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा।
क्लियर होगी बात। अब डियर स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जी इसकी एक और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन कि दी क्वांटिटी of angular motion is called angular momentum। और इसी डेफिनेशन के साथ साथ अगर हम इस रिलेशन से एक और डेफिनेशन लिखना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं कि दी क्रॉस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम कह लें या मोमेंटम कह लें, एंड मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये भी आप मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है। अब अगर हम इसी रिलेशन के हिसाब से यहाँ पे वेक्टर फॉर्म को लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो डेफिनेशन है ये बता रही है कि एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं और ये प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आर और पी के बिटवीन। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो एंगुलर मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म है ये वेक्टर फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि आर क्रॉस पी का रिलेशन ठीक है या पी क्रॉस आर का रिलेशन ठीक है। तो याद रखिएगा आर क्रॉस पी में इसकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक आती है, पी क्रॉस आर में इसकी डायरेक्शन ठीक नहीं आएगी। तो ये वाला रिलेशन आपने एमसीक्यूज में सिलेक्ट नहीं करना, जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने आर क्रॉस पी को सिलेक्ट करना है। जैसे चैप्टर नंबर 2 में आपने टॉर्क के टॉपिक में याद रखा था, तो वो आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है, एफ क्रॉस आर वेक्टर फॉर्म में ठीक रिलेशन नहीं है और हमने आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना सिखाई थी। तो जैसे वहाँ पे की थी वैसे आप यहाँ पे डायरेक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हाँ, ए क्रॉस बी बराबर हो सकता है माइनस बी क्रॉस ए के। तो यहाँ पे भी इसीलिए पी क्रॉस आर का रिलेशन ठीक नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन क्या कहती है उसको ज़रा गौर से समझें और फिर हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन को आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो बुक है ना वो ये कहती है कि अगर आपके पास एक पार्टिकल है, ये समझ लें जी हमारे पास एक पॉइंट है या एक्सिस है या कोई भी रेफरेंस पॉइंट ओ है और इसके आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये आर डिस्टेंस पे हमारे पास एक पार्टिकल मौजूद है, पॉइंट मैस, यानी कि पार्टिकल का जो मैस है ना वो ना होने के बराबर है, तो ये पॉइंट मैस है। क्लियर। और ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर आर। अब डियर स्टूडेंट्स इस मैस पे या पॉइंट पे जो हमारे पास मोमेंटम है ना जिस डायरेक्शन में, वो कुछ ये है मोमेंटम की डायरेक्शन। ठीक है, सपोज कर लें ये हमारे पास क्या है जी, मोमेंटम, और इसी का आर के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल थीटा आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स मैं इस आर के अगर दो कंपोनेंट्स ड्रा करना चाहूँ तो एक कंपोनेंट्स मेरे पास ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। अब आप दोनों कंपोनेंट्स को देख सकते हैं, हेड टू टेल ऐड भी हैं और दोनों के बीच में एंगल 90 भी है, तो इसका मतलब कंपोनेंट्स हमने ठीक ड्रा किए हैं। क्लियर। और अगर इसी पी को मैं थोड़ा सा पीछे लेके आना चाहूँ यहाँ पे तो कोई गलत बात तो नहीं होगी ना, तो ले सकता हूँ। ठीक, इसी आर, अब ये वाला कंपोनेंट्स कौन सा है और ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, देखें अगर ये आपके पास एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो फिर ये वाला भी एंगल थीटा होगा, ऐसी है ना। तो थीटा के सामने वाला कौन सा होगा जी, आर साइन थीटा, और ये वाला कौन सा होगा, आर कॉस थीटा। तो अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में इस पॉइंट ओ के अबाउट कौन सा कंपोनेंट मूव कराने की कोशिश कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, तो डेफिनेटली जो इस पी के
परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए ना। तो P के जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा वो यहाँ पे इस पार्टिकल को इस पॉइंट के अबाउट मूव कराने में रोल प्ले करेगा। तो इसका मतलब इस कंपोनेंट का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि ये तो उसके पैरेलल आ रहा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है r sin थीटा, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये वाला। तो ये P के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल क्या बढ़ रहा है 90। तो इसका मतलब ये इसको मूव कराएगा, और जब पार्टिकल इस पॉइंट O के अबाउट मूव कर रहा होगा तो इसके पास जो मोमेंटम होगा वो कौन सा होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम तो हमें दिया गया ना P, तो हम इसका एंगुलर मोमेंटम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब वो क्या होगा देखते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी डायग्राम से मैं लिख सकता हूँ कि भाई जो इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा वो इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट होगा। कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं लिख सकता हूँ जी L इज इक्वल टू r sin थीटा इनटू P। अब इसको अगर मैग्नीट्यूड है तो मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ क्या, कि RP sin थीटा। तो ये आ गया जी L। अब डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के बाद अगर मैं इसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना कि L इज इक्वल टू RP sin थीटा इंटू n कैप। और फिर इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो देखिए वही इक्वेशन ही बन गई जो हमने स्टार्ट में ली थी। इक्वेशन नंबर 2 और 1 को अगर गौर से देखें तो ये तो एक जैसी आ गई ना। इसका मतलब यहाँ पे हमने सही डेफिनेशन की थी कि जब भी किसी एक्सिस के अबाउट r डिस्टेंस में से कोई पार्टिकल मूव करता है एंगुलर फॉर्म में तो उसके पास मोमेंटम कौन सा होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो यही आपके पास रिलेशन आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ये बात भी कर सकते हैं कि भाई ये जो L है ना ये बराबर हो जाएगा RP sin थीटा मैग्नीट्यूड में। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, थीटा। तो अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी v और r के बीच में एंगल पोजीशन वेक्टर r और टेंजेंशियल वेलोसिटी v के बीच में एंगल देखें तो 90, इस पॉइंट पे खड़े हैं तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ना। तो इसका मतलब यहाँ पे और r के बीच में एंगल 90। और अगर आप r sin थीटा और p के बीच में एंगल देखना चाहें तब भी आपके पास क्या आ रहा है 90। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि थीटा हमारे पास कितना है 90। तो जब आप यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो L किसके इक्वल आ जाएगा, RP sin 90। तो sin 90 क्या हो जाएगा 1। तो आपके पास रिलेशन बन गया RP। अब डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं P किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो R इंटू mv, क्योंकि इस P की जगह मैं mv लिख सकता हूँ। तो ये बन गया जी L इज इक्वल टू RmV। लो जी, ये हमारे पास रिलेशन आ गया इक्वेशन नंबर 3। ये भी हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम का मैथमेटिकल रिलेशन है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एंगुलर मोमेंटम का यूनिट देखना चाहें यहाँ से यूनिट, तो यूनिट क्या होगा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का, मैस है तो kg, r है तो मीटर, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। तो ये बन जाएगा जी kg, मीटर को मीटर से मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास यूनिट आ गया। याद रहे यही यूनिट बराबर होता है जाउल सेकंड के। अब आपसे वो प्रूफ में पूछ सकता है कि भाई kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड जाउल सेकंड के बराबर कैसे प्रूफ करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं वर्क इज इक्वल टू FD, वर्क का जाउल इज इक्वल टू F का न्यूटन, न्यूटन किसके बराबर होता है, MA के बराबर। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये वाला मीटर, तो जाउल इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से सेकंड से मल्टीप्लाई और यहाँ से भी आप सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें तो एक सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से रहेगा जाउल सेकंड इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड है वो जाउल सेकंड के इक्वल आ रहा था, इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो है ये जाउल सेकंड के इक्वल है। और यही जाउल सेकंड प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि सेकंड में आप पढ़ेंगे वहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट के भी इक्वल है। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन। तो डायमेंशन यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं जी। kg है तो कैपिटल M आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर है तो L स्क्वायर और t की -1, क्योंकि पर सेकंड है ना तो t की -1।
लो जी, ये हमारे पास डायमेंशन आ गई स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंगुलर मोमेंटम की। अब क्वांटिटी, नेचर, तो यहाँ पे अगर आप नेचर देखना चाहें एंगुलर मोमेंटम की तो ये रिलेशन है हमारे पास। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या है, आर, पी भी क्या है, वेक्टर, पोजीशन वेक्टर भी क्या है, वेक्टर। तो इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमें पता है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट ले और रिजल्ट अगर हमें वेक्टर मिले तो ऐसे को हम क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट हमें वेक्टर ही मिलेगा। तो एंगुलर मोमेंटम इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इस रिलेशन से एक और रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, और वो क्यों करेंगे, देखें हम कौन सा मोमेंटम पढ़ रहे हैं, एंगुलर, और इस रिलेशन में हमारे पास v क्या है, लीनियर। तो इसका मतलब ये बात तो गलत होगी ना, जब आपका ये वाला पार्टिकल एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, इसके पास मोमेंटम एंगुलर है, तो इसके पास वेलोसिटी कौन सी होनी चाहिए, एंगुलर, और इस रिलेशन में कौन सी वेलोसिटी आ रही है, लीनियर। तो इसका मतलब मैं यहाँ से अब एंगुलर वेलोसिटी को लेके आऊँगा। तो इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 को दोबारा लेंगे और हम ये बात जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। रिलेशन पढ़ के आए हैं आप, तो इस इक्वेशन में लिखें L इज इक्वल टू आर एम इंटू वी की जगह आर इंटू ओमेगा। तो ये बन गया जी L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। लो जी, ये हमारे पास रिलेशन आ गया एंगुलर मोमेंटम का, इक्वेशन नंबर 4। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये है एंगुलर मोमेंटम का मैथमेटिकल रिलेशन, इक्वेशन नंबर 4 वाला। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एम आर स्क्वायर पे गौर करें। तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई इज इक्वल टू क्या था, एम आर स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इक्वेशन 4 बिकम्स, या कैन बी रिटन एज, कैसे लिखी जा सकती है इक्वेशन 4, L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर की जगह पहले लिख लेते हैं एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा है ना, तो मैं लिख सकता हूँ जी L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो जी ये भी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। ठीक हो गया यहाँ तक। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म है ना, तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन इसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो हमने उसकी मैग्नीट्यूड के हिसाब से मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट कर लिए, डेरिवेशन हमारी हो गई, लेकिन हम यहाँ से वेक्टर फॉर्म को देखते हुए इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। तो आप फिंगर्स को रोटेशन की तरफ कर्ल करें, थंब जो है ये आपको एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताएगा। तो जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड आउट की थी राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए, वैसे ही आप एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए, या आप स्क्रू रूल भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज करें जी हमारे पास ये एक क्या है, एक्सिस, ठीक है, ए एंड ए डैश, और बॉडी जो है पार्टिकल वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे मूव कर रही है, उसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है पार्टिकल की आर डिस्टेंस पे। ठीक, अब हमें चाहिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो भाई ये देखें, आप आर की तरफ अपनी फिंगर्स रखें और पार्टिकल की रोटेशन की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करवाएं। जैसे ही कर्ल कराएं तो ये थंब आपको डायरेक्शन बताएगा एंगुलर मोमेंटम की। तो आउटवर्ड आ रही ना आपकी तरफ। अब चूंकि यहाँ पे लाइन ड्रा कर नहीं सकते तो इसीलिए हम लाइन को ऊपर ड्रा करेंगे। तो ये आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम की। तो आपने क्या यूज़ किया, राइट हैंड रूल यूज़ करके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकाल ली। तो ओमेगा की भी आपके पास अपवर्ड आई थी, आपको याद है। तो इसका मतलब यहाँ से MCQs में पूछा जा सकता है कि भाई ओमेगा और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एक जैसी होती है, पैरेलल होती है, सेम रहती है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। और सेकंड नंबर पे कि ये डायरेक्शन प्लेन के क्या है, कोई XY प्लेन होगा ना जिसमें एक्सिस के अबाउट आपका पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, तो XY प्लेन के ये नॉर्मल पे होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये जो डायरेक्शन आ रही है ये प्लेन के क्या है, नॉर्मल। तो मैं कह सकता हूँ
कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। लो जी, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आ गई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब या फिर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी कह सकते हो। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक का जो फर्स्ट पेज है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड पेज की तरफ, कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी आ जाए, जिस तरह एक पार्टिकल था ना, तब ने हम रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, L = I ओमेगा। अब हमारे पास अगर रिजिड बॉडी आ जाए, फिर हम एंगुलर मोमेंटम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जिस तरह आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिजिड बॉडी के लिए टॉर्क को कैलकुलेट किया था, वैसे ही आज यहाँ पे रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करें। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, अब उस पे ये मज़ीद क्या है जी, पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। ठीक, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, आप चाहें तो इसके सेंटर में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं जी, ये रिजिड बॉडी रिवॉल्व कर रहा है ना, उसकी डायरेक्शन ये है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस के अबाउट। तो अब हमें इन सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इस रिजिड बॉडी पे मौजूद एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लूँगा, फिर सारों को सम करूँगा तो मेरे पास पूरे रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम टोटल आ जाएगा। तो सिमिलरली प्रीवियस लेक्चर की तरह मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या कि एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन ये है ना इक्वेशन नंबर 4 में। तो जो पार्टिकल 1 वाला होगा, 1 पार्टिकल, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, L1 ऐसे ही होगा ना, इज इक्वल टू, इस रिलेशन को देखें, mr² इंटू ओमेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो ये मेरे पास पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आ गया। इसी तरह सेकंड का क्या होगा, L2 = m2r2 का स्क्वायर ओमेगा 2। इसी तरह चलते 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 लास्ट में क्या होगा, Ln mnRn² ओमेगा n, यही होगा। अब मैंने क्या करना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, सारों को सम कर देंगे तो मैं लिख सकता हूँ जी L1 + L2 + L3 + एंड सो ऑन + Ln। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप वेक्टर का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो आप वेक्टर का साइन यूज़ ना करें। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कि हमारे पास बॉडी कौन सा है, रिजिड। तो फॉर रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के लिए आपको हमने ये बात प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताई हुई है, इसी चैप्टर नंबर 5 के अंदर, कि ओमेगा और अल्फ़ा ये दोनों क्या रहते हैं जी, कांस्टेंट। आप एनी टेस्ट के लेक्चर में जाके मज़ीद प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कशन की हुई है। अभी हम स्पीड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वीडियो का टाइम थोड़ा लेंथी होता जा रहा है और बच्चे जो है ना फिर नहीं देखते, तो इसलिए हमारी कोशिश है कि चीज़ों को जो है ना जल्दी जल्दी करें। तो ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब बॉडी रिजिड है तो ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट, सारे पार्टिकल्स का एक जितना होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा n की जगह, सारों की जगह ओमेगा लिख सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ ओमेगा 1 बराबर है ओमेगा 2, ओमेगा 2 बराबर है ओमेगा 3, इसी तरह चलते चलते ये सारे बराबर है ओमेगा n के और ओमेगा n बराबर है ओमेगा के। तो जब आप सारी जगहों पे ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा क्या आ जाएगा, कॉमन। तो मैं लिख सकता हूँ टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, ओमेगा आ गया कॉमन, अंदर रहेगा m1r1² और प्लस m2r2² प्लस एंड सो ऑन प्लस mnRn²। ठीक। अब डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बन गया I1, ये बन गया I2, ये बन गया In। तो इन सारों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास एक बड़ा नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। तो इसी इक्वेशन को हम सम करके भी तो लिख सकते हैं ना, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू समेशन I = 1 से n, और अंदर क्या रहेगा mIRI² और ओमेगा बाहर आ जाएगा। लो जी, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि L इज इक्वल टू, इसकी जगह I आ जाएगा और ओमेगा वैसे का वैसे। तो ये तो उसी तरह का रिलेशन नहीं आ गया जैसे हमारे पास एक पार्टिकल के लिए था इक्वेशन 5 में,
उसी तरह रिजिड बॉडी के लिए भी एंगुलर मोमेंटम है L = I ओमेगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स रिजिड बॉडी के लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब यहाँ पे आपकी बुक ने लास्ट पैराग्राफ के अंदर 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के टाइप्स हैं। एक हमारे पास है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और दूसरा क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो उसको देख लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसी एंगुलर मोमेंटम की टाइप्स को देखना चाहें तो नंबर 1 हमारे पास क्या है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम LS से डिनोट करते हैं, और सेकंड हमारे पास क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम LO से या नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम से क्या मुराद है, लास्ट पैराग्राफ रीड कर लीजिएगा, वहाँ पे डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी कि हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट, मान लो कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, अगर ये ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करे, अपने ही एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करे, तो फिर डियर स्टूडेंट्स इसके पास जो मोमेंटम होगा उसे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम का नाम देंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये स्पिन मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर अपने ही एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है तब उसके पास मोमेंटम कौन सा होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। या फिर आप ये कह लें कि बॉडी के जो बॉडी भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उस बॉडी के अंदर से आपका अगर एक्सिस पास कर रहा है, अगर एक्सिस उसके अंदर से पास कर रहा है तब भी उसके पास जो मोमेंटम होगा उसे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम का नाम देंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट किसी एक सेंटर या एक्सिस के अबाउट एक ऑर्बिट में मूव करे, अब ये समझ लें सारा क्या है R, ये पॉइंट O है, तो इस ऑर्बिट में अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में मूव करे अबाउट द पॉइंट O, तो फिर इसके पास जो मोमेंटम होगा उसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का नाम देंगे। तो जिस तरह आपके पास अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड दी सन, तो ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है ना, उसके पास मोमेंटम कौन सा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर अर्थ अपने ही एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसके पास मोमेंटम कौन सा होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो अर्थ के पास दोनों ही मोमेंटम होते हैं, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास लास्ट पैराग्राफ के 2 पॉइंट्स की डिस्कशन। तो यहाँ से अपने एक और पॉइंट याद रखना है, MCQs में पूछा जा सकता है कि देखें अगर हम अर्थ की ही एग्जाम्पल लें तो जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ऑर्बिट में तो R बढ़ जाता है, और जब अपने ही एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करती है तो उसका R कम हो जाता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जिसमें R की वैल्यू ज़्यादा उसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम भी ज़्यादा। तो R किस केस में ज़्यादा आ रहा है, ऑर्बिटल के केस में ज़्यादा आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो ग्रेटर होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम से। तो ये हमारे इस टॉपिक की लास्ट बात थी। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एंगुलर मोमेंटम टॉपिक की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी, और अगर थोड़ी बहुत हमने स्पीड ज़्यादा लगाई है तो उसके लिए माज़रत, लेकिन ये है कि हमने कोशिश की है कि कम टाइम के अंदर जो है वो आपको टॉपिक क्लियर कराया जाए। तो थैंक यू वेरी मच।